नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे इस YouTube चैनल पे। तो जैसे कि हम फिज़िकल ज्योग्राफी हम डिस्कस कर रहे हैं और फिज़िकल ज्योग्राफी की इस लेक्चर सीरीज़ में ये हम जो सोलर सिस्टम का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे उसका ये लास्ट टॉपिक है हमारा सोलर सिस्टम का। और इसमें हमने लास्ट जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था इनर प्लैनेट्स के बारे में। तो आज हम करेंगे डिस्कस आउटर प्लैनेट्स के बारे में, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं और जो रिमेनिंग सेलेस्टियल बॉडीज हमारे सोलर सिस्टम में होती हैं उनके बारे में। तो पिछले उसमें जैसे हमने जो इनर प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम के वो डिस्कस किए थे, और आज हम डिस्कस करेंगे आउटर प्लैनेट्स के बारे में। ठीक है, जो आउटर प्लैनेट्स होते हैं और जो इनर प्लैनेट्स होते हैं उनमें डिफरेंस होता है। हम उनको दो तरह की क्लासेस में डिवाइड करते हैं। एक इनर प्लैनेट्स होते हैं। इनर प्लैनेट्स मेनली हमारे जो सन के नज़दीक जो पहले 4 प्लैनेट्स होते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, वो होते हैं। और मेनली वो हमारे बने होते हैं रॉकी मटेरियल से और मेटेलिक मटेरियल से, और इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली। और अगर हम आउटर प्लैनेट्स की बात करते हैं तो आउटर प्लैनेट्स हमारे गैस जाइंट्स भी इनको कहते हैं, क्योंकि इनका निर्माण जो है मुख्यतः गैसियस मटेरियल से होता है और इनका जो डेंसिटी है वो भी कंपैरेटिवली कम होती है। ठीक है, तो जो फर्स्ट हमारा आउटर प्लैनेट है ये है हमारा जुपिटर। एंड अगर हम सन सूर्य से दूरी की बात करते हैं तो ये जो है 5th पोजीशन पे आता है, 5वें स्थान पे आता है। और अगर हम इसके अपीयरेंस की बात करें कि किसकी तरह दिखता है तो इसको हम मिनी सोलर सिस्टम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके बहुत सारे मून्स हैं, बहुत सारे उपग्रह हैं, इसके सैटेलाइट्स हैं इसके, और बहुत सारे रिंग्स इसमें जो है पड़े हुए हैं, जिसके कारण इसके असंख्य बहुत संख्या में मतलब इसके मून्स हैं, उपग्रह हैं उनके कारण, और इसके मतलब इसमें बहुत सारे रिंग्स, वृत्ताकार जो है रिंग्स पड़े हुए हैं, सर्कुलर रिंग्स पड़े हुए हैं, उसके कारण क्या कहा जाता है, इसको मिनी सोलर सिस्टम भी कहा जाता है। और इसमें जैसे आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, यहाँ पे जो ये स्ट्रिप्स हैं, लाइनें जो हैं ये देखने को मिलती हैं। और ये मुख्यतः जो हमारे ईस्ट से, जैसे ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में जो पवनें चलती हैं, यहाँ पे जो विंड्स चलती हैं, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती हैं, और उसके कारण जो है ये लाइट और डार्क बेल्ट्स जो हैं ये क्रिएट हुई हैं यहाँ पर जुपिटर में। और जुपिटर जो है हमारा सबसे जो है बड़ा प्लैनेट है। इट इज़ द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। और अगर इसके हम कंपोजिशन की बात करें कि ये किस चीज़ से बना हुआ है, तो मेनली इट इज़ अ गैस जाइंट, ये गैस का ही बना हुआ है। ठीक है, और इसके कोर की बात करें तो अगर की जो सेंट्रल कोर है इसकी, ठीक है, जो इसका बीच का भाग है वो भी शायद ऐसा माना जाता है कि वो भी सॉलिड नहीं है, बल्कि एक डेंस हॉट लिक्विड मटेरियल की तरह है। जैसे हम सूप, थिक सूप अगर हम कंपैरेटिवली फॉर एग्जांपल देख ले सकते हैं एग्जांपल के तौर पे, तो जो थिक सूप होता है हमारा, उसकी तरह ही इसका जो है कोर एरिया जो है कोर बना हुआ है। ठीक है, अगर इसकी हम डेंसिटी की बात करते हैं तो इसकी डेंसिटी है 1.76 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, जो कि इनर प्लैनेट्स के कंपैरेटिवली बहुत ही कम है। और हम अगर इसकी एटमॉस्फेयर की बात करते हैं कि यहाँ पर वायुमंडल किस तरह का है, तो यहाँ पे वायुमंडल तो है लेकिन उसमें मेनली हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन ही पाई जाती है। और अगर हम इसके साइज की बात करें तो साइज में जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो हमारा जुपिटर है वो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है। इट इज द बिगेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। और अगर अर्थ से कंपैरिजन करें इसका, हमारी पृथ्वी से तुलना करें इसकी, तो ये हमारे पृथ्वी से 1316 टाइम बड़ा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका साइज कितना है। ठीक है, एंड इट इज द प्लेनेट विद द हाईएस्ट ग्रेविटी इन द सोलर सिस्टम ऑल्सो। ठीक है, और ये इस प्लेनेट की जो ग्रेविटी है वो भी सबसे ज्यादा है हमारे सोलर सिस्टम में। ठीक है, जो हमारे सोलर सिस्टम में, हमारे सौर परिवार में सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण जो है वो भी जुपिटर का है। क्यों? क्योंकि इसमें इसका साइज बहुत ज्यादा है। ठीक है, हायर द साइज और हायर द मास, हायर विल बी द ग्रेविटी। ठीक है, और अगर इसके हम सैटेलाइट्स की बात करें
तो 63 सैटेलाइट्स हैं इसकी, ठीक है, 63 उपग्रह हैं इसके, और कुछ एक के नाम दिए गए हैं और कुछ एक जो है अल्फा न्यूमेरिक डिजिग्नेशन लिए हुए हैं, ठीक है। और अगर हम इसके रोटेशन की बात करें, घूर्णन की बात करें, तो ये 9 घंटे 54 मिनट्स में अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाता है, ठीक है। और अगर इसके रेवोल्यूशन की बात करें, परिक्रमण की बात करें, तो ये लगभग 12 अर्थ ईयर्स लेता है, लगभग 11.86 अर्थ ईयर्स लेता है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में। और अगर हम इसके टेम्परेचर की बात करें तो -108 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसका रहता है। दीज आर द मून्स ऑफ जुपिटर, 63 मून्स इसके हैं। और कुछ एक के तो जैसे नाम है, लो है, यूरोपा है, ईओ है, यूरोपा है, कैलिस्टो है, एलारा है, ठीक है, ये जो है इनके नाम दिए गए हैं। और कुछ एक जैसे हमने पीछे उसमें भी देखा कि अल्फा न्यूमेरिक, कुछ एक सैटेलाइट्स जो हैं अल्फा न्यूमेरिक डिजिग्नेशन लिए हुए हैं, अल्फा न्यूमेरिक उसमें है, ठीक है। ये जैसे S2003 J2, ठीक है, ये जो है अल्फा न्यूमेरिक है, इनको नाम नहीं दिए गए हैं अभी तक, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा प्लेनेट है सैटर्न। और अगर हम इसके पोजीशन की बात करें तो सोलर सिस्टम में ये हमारे सन से 6th पोजीशन पे आता है। और सैटर्न जो है एक इसमें बहुत सारे रिंग्स हैं, और जिनके जो ये दूसरे जो मतलब इसको दूसरे ग्रहों से अलग बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है येलो और गोल्डन बैंड्स मतलब एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं, इसके एटमॉस्फेयर में, और जिसके कारण क्या होता है और किसके कारण है, कॉज्ड बाय सुपर फास्ट विंड्स कंबाइंड विद हीट राइजिंग फ्रॉम इट्स इंटीरियर। एक तो जो सुपर फास्ट विंड्स यहाँ पे चलती हैं, और इस जो इसका कोर है, ठीक है, राइजिंग फ्रॉम इट्स इंटीरियर, इसके इंटीरियर से जो गर्मी निकलती है, हीट राइज करती है, उसके कारण जब जो मटेरियल है मॉलिक्यूलर उसमें ऊपर आता है, तो ये सुपर फास्ट विंड्स जो हैं उसको सर्कुलर वे में अपने साथ ले जाती हैं। तो जिसके कारण क्या है, इसके चारों ओर जो है रिंग्स बने हुए हैं, ठीक है। और अगर इसके कंपोजिशन की बात करें तो हमारा जो शनि ग्रह है, सैटर्न है, वो भी गैस का जाइंट है, ठीक है। मीन्स कि इसका निर्माण भी मुख्यतः गैसियस मटेरियल से ही हुआ है, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है। और अगर हम इसकी डेंसिटी की बात करते हैं तो इसकी डेंसिटी जो है 0.70 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, बहुत ही कम डेंसिटी है। और इतनी लो डेंसिटी है कि अगर जो सैटर्न है, सैटर्न जो है हमारा शनि ग्रह जो है वाटर के ऊपर भी तैर सकता है, ठीक है। अगर बड़ी वाटर बॉडी हो तो उसके ऊपर भी तैर सकता है, क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत कम है, ठीक है। तो अगर हम इसके एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, इसके वायुमंडल की बात करते हैं, तो हमारा मोस्टली जो सैटर्न है वो हाइड्रोजन और हीलियम से ही बना हुआ है। और साइज जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, और हमारे अर्थ से, हमारे पृथ्वी से 755 टाइम ज़्यादा बड़ा है। और इसके उपग्रहों की बात करें तो इसके 60 मून्स हैं, 60 उपग्रह हैं, और कुछ जो हैं कुछ के नाम दिए गए हैं और कुछ एक अल्फा न्यूमेरिक हैं। और अगर रोटेशन की बात करें तो ये घूर्णन जो है 10 घंटे 38 मिनट में कवर करता है, ठीक है, एक चक्कर जो है अपने अक्ष पर। और अगर रेवोल्यूशन की बात करें, सन के चारों ओर जो रेवोल्यूट करता है, रेवोल्यूशन में ये लगाता है 29.45 अर्थ ईयर्स। और इसका टेम्परेचर जो है -139 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, ठीक है। अगर हम सैटर्न की बात करते हैं तो सैटर्न में 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इसकी डेंसिटी बहुत कम है, ठीक है, इसका निर्माण हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है, और दूसरी सैटेलाइट्स में सेकेंड नंबर पे है। अगर हम इसके साइज की बात करें तो साइज में सेकेंड नंबर पे है। और जो खास दूसरे ग्रहों से इसको अलग करता है वो है हमारा जो इसके रिंग्स हैं, ठीक है। और ये हमारे जो हमारा सोलर सिस्टम है, इसमें जो रिंग्स हैं इसको विशेष बनाते हैं, ठीक है। और ये जो रिंग्स हैं ये 100 किलोमीटर से लेके 1000 किलोमीटर तक फैले हुए हैं, ठीक है। और रिंग्स क्या हैं, इसमें जो है मेनली वाटर आइस जो है उसके पार्टिकल्स होते हैं, जो कि माइक्रोमीटर से मतलब कुछ मीटर तक भी हो सकते हैं, जो कि सुपर फास्ट विंड जो होती है, सुपर फास्ट विंड यहाँ पे है उसके साथ मिलके ये चारों ओर सर्कुलर वे में घूमते हैं। और ये कुछ इसके सैटर्न के मून्स हैं।
60 मून्स हैं सैटर्न के अभी तक के जो नॉन है। और हमारा 7th जो पोजीशन पे सन से आता है वो है हमारा यूरेनस, और यूरेनस 7th प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम से, और ये ब्लू ग्रीन कलर का हमें दिखाई देता है। और यहाँ पे जो है मीथेन गैस जो है अब डीपर क्लाउड्स में पाई जाती है। ठीक है, मीथेन जो है क्या करती है, इस पे ज़्यादा पाई जाती है। मीथेन क्या करती है कि जो सनलाइट आती है, रेड लाइट आती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और ब्लू लाइट जो है रिफ्लेक्ट कर देती है। ठीक है, दैट्स वाई इसका जो कलर है वो ब्लू दिखाई देता है। ठीक है, और अगर इसका जो इसमें भी हालांकि रिंग्स हैं, लेकिन रिंग्स बहुत छोटे छोटे हैं। और कंपोजिशन इट इज ऑल्सो आउटर प्लैनेट और जोबियन प्लैनेट, जिसका निर्माण जो है गैसेस मटेरियल से ज़्यादातर हुआ है, और इसका निर्माण भी हाइड्रोजन और हीलियम से हुआ है, और इसमें कुछ अमाउंट में मीथेन भी पाई जाती है। हालांकि यहाँ पे कुछ अवशेष जो हैं या ट्रेसेस जो हैं पानी और अमोनिया के भी मिले हैं। इसमें हमारा जो यूरेनस है इसमें किसी भी प्रकार का कोई मतलब सॉलिड सरफेस नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिक्विड कोर है, और जिसका निर्माण जो है आईसी मटेरियल से हुआ है, जिसमें वाटर है, मीथेन है और अमोनिया है। अगर इसकी डेंसिटी की बात करते हैं, घनत्व की बात करते हैं, तो 1.30 ग्राम्स सेंटीमीटर क्यूब है, और एटमॉस्फेयर मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन से बना है। अगर इसके हम आकार की बात करते हैं तो ये पृथ्वी से लगभग 52 टाइम जो है बड़ा है, 52 गुना बड़ा है, 52 टाइम्स लार्जर देन दैट ऑफ अर्थ। और अगर इसके हम सैटेलाइट्स की बात करते हैं तो सैटेलाइट्स हैं इसके 27। ठीक है, और इसको रोटेशन में टाइम लगता है 17 आवर्स 11 मिनट्स। ठीक है, और रेवोल्यूशन में 84.02 अर्थ ईयर्स। ठीक है, 84.02 जो हमारे धरातल के हमारे पृथ्वी पे जो एक ईयर है उतना मतलब उतने 84.2 ईयर्स जो हैं इसको लग जाते हैं। और अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो -197 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पाया जाता है। और ये कुछ एक मून्स हैं, इसके सैटेलाइट्स हैं जो कि यूरेनस के चारों ओर घूमते हैं, जैसे मिरांडा है, एरियल है, एम्ब्रियल है, टाइटेनिया है, ओबेरॉन है, पाक है, क्यूपिड है। ये सारे जो हैं इनके मून्स हैं यूरेनस के, और टोटल जो हैं 27 मून्स हैं हमारे। और जो लास्ट प्लैनेट है हमारा सोलर सिस्टम का, जो 9वां सदस्य है, 8वां सदस्य है, सॉरी 9वां प्लूटो था वो तो बाहर हो गया है। ठीक है, तो जो 8वां और अंतिम हमारा सौर परिवार का जो सदस्य है वो है नेपच्यून। नेपच्यून जो है ये ब्लू कलर का दिखाई देता है क्योंकि यहाँ पर भी मीथेन है। मीथेन क्या करती है, रेड लाइट को अवशोषित करती है, और जो ग्रीन लाइट ब्लू लाइट है उसको उत्सर्जित करती है, या ठीक है, या रिफ्लेक्ट करती है, परावर्तित करती है, वापस छोड़ती है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ स्मॉल सिस्टम ऑफ रिंग्स, यहाँ पे कुछ एक छोटा मतलब रिंग्स पाए जाते हैं। ठीक है, सिस्टम ऑफ रिंग्स पाया जाता है ओकेजनली या पीरियोडिकली, एक छोटे छोटे समय अंतराल के पश्चात, जिनको ग्रेट डार्क स्पॉट्स के नाम से जाना जाता है। जैसे यहाँ पे ये और ये इन एरियाज में आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसका निर्माण भी मुख्यतः गैसियस मटेरियल से हुआ है, जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन मुख्य हैं, और इसमें सॉलिड सरफेस बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और लिक्विड कोर है इसकी, जिसका निर्माण वाटर और अदर आइस, मेल्टेड आइस से हुआ है। और इसकी डेंसिटी की बात करें तो इसकी डेंसिटी जो है 1.76 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, और मुख्यतः इसका निर्माण भी हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन से हुआ है। और इसका साइज जो है 44 टाइम्स पृथ्वी से बड़ा है, और प्लानिटरी सैटेलाइट्स जो हैं इसकी 13 हैं। ठीक है, और रोटेशन में इसको 16 आवर्स 4 मिनट्स लगते हैं, और रेवोल्यूशन में 164.79 अर्थ ईयर्स लगते हैं। और टेम्परेचर जो है -200 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे रहता है। ये कुछ इसके मून्स हैं, इसके उपग्रह हैं, जो हमारा नेपच्यून है, ट्राइटन है, नेरेइड है, नाइड है, थलासा है, डेस्पिना है, साओ, नीसो। ठीक है, ये इसके कुछ एक मून्स हैं जो कि हमारे जो यूरेनस है इसको इसकी चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ठीक है, रेवोल्यूशन करते हैं। तो ये थे हमारे सोलर सिस्टम के जो प्लैनेट्स थे। 8 प्लैनेट्स हमने डिस्कस किए, जिसमें पहले जो फर्स्ट 4 प्लैनेट्स थे जिनको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट या इनर प्लैनेट्स के नाम से जानते हैं, जिनका निर्माण मुख्यतः किसके कारण होता है, हमारा मेटेलिक
जो धातुएं होती हैं, धात्विक मतलब जो चीजें होती हैं उनसे हुआ है, और रॉकी मटेरियल से हुआ है, ठीक है, चट्टानी पदार्थों से हुआ है। और जो आउटर प्लैनेट्स हैं हमारे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, उनका निर्माण जो है मुख्यतः लाइटर मतलब मटेरियल से हुआ है, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, ठीक है, या मीथेन है, इस तरह की गैसेस मटेरियल से इनका निर्माण हुआ है। दैट्स बाय जो आउटर प्लैनेट्स हैं उनको हम जोबियन प्लैनेट्स भी कहते हैं ड्यू टू इट्स साइज, और गैस जाइंट्स भी इनको हम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा प्लूटो, जो कि एक वर्तमान समय में ड्वार्फ प्लैनेट है। 2006 में जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनियन है उसकी मीटिंग में प्लैनेट जो प्लूटो है उसको हमने प्लैनेट की श्रेणी से ड्वार्फ प्लैनेट में कन्वर्ट कर दिया है, उसमें ला दिया है, क्योंकि इसका जो है ये कोई एक निश्चित उसमें घूमता नहीं है, ओवरलैप करता है। मतलब जो रेवोल्यूशन है, रेवोल्यूशन के समय ये क्या है, दूसरे जो नेपच्यून है उसके पाथ में, उसके ऑर्बिट में को ओवरलैप करता है, ठीक है। तो जिसके कारण इसको जो है मतलब हमारे प्लैनेट्स की श्रेणी से बाहर करके इसको ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में रखा हुआ है। तो ये जो है लार्ज फ्रोजन बॉल ऑफ आइस की तरह दिखाई देता है, और इसकी जो कोर है, जो मुख्य केंद्र है इसका, वो जो है रॉकी मटेरियल से बना हुआ है, और जो कि आइस वाटर आइस का है, और इसकी डेंसिटी जो है 2.0 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। और एटमॉस्फेयर की बात करें तो ज्यादातर टाइम क्या होता है, ये जमी हुई अवस्था में ही रहता है, लेकिन जब जब ये सूर्य के नजदीक जाता है तो जो ब्राइटर लेयर जो है फ्रोजन मीथेन की, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो पिघल जाती है, जिसके कारण इसका जो एटमॉस्फेयर जो है वो क्या हो जाता है, पतला हो जाता है, थिन हो जाता है, ठीक है। तो अगर इसके साइज की हम बात करें तो ये 0.05 मतलब अर्थ के बराबर है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ के बराबर है। और इसकी अगर हम उपग्रहों की बात करें कि तो इसके 3 उपग्रह हैं, ये कैरन है, हाइड्रा है और निक्स है। और रोटेशन घूर्णन करने के लिए, घूर्णन की वो एक समय में ये घूर्णन के लिए जो है 6.39 डेज लेता है, और जो परिक्रमण है ये 247.9 अर्थ ईयर्स में कंप्लीट करता है। और जो टेम्परेचर है यहाँ पे मीन टेम्परेचर जो है वो -233 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे एस्टेरॉइड्स, ठीक है। एस्टेरॉइड्स जो होते हैं ये चट्टानी और धात्विक पदार्थ होते हैं, या रॉकी और मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक है। हालांकि इनका साइज जो है बहुत स्मॉल होता है, बहुत छोटा होता है, इसीलिए मतलब इनको हम प्लैनेट नहीं कहते हैं, ठीक है। बट समटाइम्स हम इनको प्लैनेटॉइड्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये जो है कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। प्लैनेट जो हमारे एस्टेरॉइड्स हैं वो हमारे सोलर सिस्टम में कहीं पे भी पाए जा सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो है हमारे ये कहाँ पाए जाते हैं, जो हमारा इनर और आउटर प्लैनेट्स के बीच का जो है मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं, जिस बेल्ट को हम मेनली एस्टेरॉइड बेल्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो मार्स है, एक तरफ मार्स है हमारा और एक तरफ जुपिटर है, तो इसके बीच में जो बेल्ट पाई जाती है उसको हम एस्टेरॉइड बेल्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। हालांकि ये जो है जैसे हमने अभी डिस्कस कर ही रहे हैं कि ये कहीं भी पाए जा सकते हैं, और पृथ्वी के ऑर्बिट में भी कई बार आ जाते हैं, ठीक है। और पास के ऑन द वे आउट पास सैटर्न के ऑर्बिट में भी पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा इनकी संख्या जो है बहुत ज्यादा मात्रा में ये हमारे मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं, और उस बेल्ट को ही हम एस्टेरॉइड बेल्ट के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये सन है, ये मार्स है, ये जुपिटर है, और ये जो है हमारी एस्टेरॉइड बेल्ट है। जो सर्वाधिक जो एस्टेरॉइड्स हैं हमारे ये मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कॉमेट्स जिसको हम पुच्छल तारे के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये जो है नॉन वोलाटाइल ग्रेन्स और फ्रोजन गैसेस से जो है बनते हैं, छोटे छोटे कण जो और जो जमी हुई गैसेस होती हैं उनके कारण बनते हैं, और बहुत छोटे और फ्रेजाइल और इरेगुलर शेप के ये होते हैं, ठीक है। और इनका जो पाथ होता है, जो ऑर्बिट होता है, जो इस दिशा में ये घूमते हैं, ये जो है इलिप्टिकल होता है, ठीक है, सर्कुलर नहीं होता है। और दूसरा यू शेप्ड होता है,
ठीक है। और जैसे जैसे ये जो है सन की तरफ जाते हैं, ठीक है, जैसे जैसे सन की तरफ नजदीक चले जाते हैं, सन जो है इन्हें अपने मतलब अपने से बहुत दूर फेंक देता है, ठीक है, बहुत दूर सन फ्लेयर्स से जो है ये बहुत दूर चले जाते हैं। कई बार तो ये हमारे जो लास्ट प्लेनेट है हमारा, या ड्वार्फ प्लेनेट है हमारा, नेपच्यून है लास्ट प्लेनेट, और ड्वार्फ प्लेनेट है प्लूटो, प्लूटो की कक्षा से भी बाहर ये चले जाते हैं सन फ्लेयर्स के कारण। तो जैसे 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 कॉमेट जो है सूर्य की तरफ जाता है, तो सूर्य से आने वाली जो रेडिएशन है वो क्या करती है, इसको इवेपोरेट कर लेती है, ठीक है, जिसमें जो आइस और गैसियस मटेरियल होता है वो इसको इवेपोरेट कर लेती है, जिसके कारण इसकी पूंछ बन जाती है और इसको पुच्छल तारा, तभी इसका नाम भी उसी के बेस पे पड़ा है। और जितना ज्यादा जो है ये क्लोज होता है हमारे सन के, उतनी ही लंबी टेल इसकी होती है, ठीक है। और द टेल ऑफ द कॉमेट ऑलवेज फेसेस फ्रॉम द सन, ठीक है, और जो टेल है हमेशा पूंछ है इसकी वो सूर्य की तरफ इसकी होती है, बिकॉज ऑफ द सोलर विंड कमिंग फ्रॉम द सन, ठीक है, जो सोलर विंड या सोलर फ्लेयर हमारे सन से आ रही होती है उसी के कारण ये बनती है। नेक्स्ट है हमारा मेटेओराइट्स, मेटियोर और मेटेओराइट, ठीक है। तो इसमें भी कई बार हमें कंफ्यूजन रहती है कि मेटियोर्स, मेटेओराइट्स और जो मेटेओराइट्स हैं वो सेम चीज होती हैं, तो ऐसा नहीं है, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। मेटेओराइट्स क्या होते हैं, मेटेओराइट्स इनको हम एस्टेरॉइड्स भी कहते हैं क्योंकि हैं ये एस्टेरॉइड से ही बनते हैं, ठीक है। जो मेटेओराइट्स होते हैं ये एक तरह के एस्टेरॉइड्स होते हैं, हमारे क्षुद्र ग्रह भी इनको हम कहते हैं, ये एक तरह के क्षुद्र ग्रह होते हैं, ठीक है, जो कि पृथ्वी की ओर कोलिजन कोर्स पे होते हैं, पृथ्वी की ओर ये टकराने वाले जो रास्ते में होते हैं, ऐसा हम समझने के लिए कह सकते हैं कि जो कि पृथ्वी के कोलिजन कोर्स पे होते हैं, ठीक है, पृथ्वी की ओर आ रहे होते हैं, ऐसे क्षुद्र ग्रह जो कि पृथ्वी की ओर आ रहे होते हैं टकराने के लिए, तो उनको क्या कहते हैं हम, मेटेओराइट्स, ठीक है। जब फिर ये मेटेओराइट्स जो है पृथ्वी की ओर आ रहे होते हैं, तो जो हमारा एटमॉस्फेयर की फ्रिक्शन लेयर है वहां जब ये पहुंचते हैं तो वहां क्या है, ये जल जाते हैं, ठीक है, फ्रिक्शन के कारण, और हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करने से पहले वो क्या है, एक स्ट्रीक ऑफ लाइट क्रिएट होती है जब ये मेटेओराइट्स जो है हमारे एटमॉस्फेयर के साथ क्या करते हैं, टकराते हैं, और जहाँ पे हाई वेलोसिटी और फ्रिक्शन के कारण ज्यादा तीव्र गति और जो घर्षण के कारण ये क्या करते हैं, इनका चंक ऑफ स्पेस मैटर टू बर्न अप, यहाँ पे ही जल जाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, मिटियोर या उल्का कहते हैं, ठीक है। फिर है मेटेओराइट, ठीक है, मेटेओराइट वो होती हैं फिर जो यहाँ से जल गए, ठीक है, यहाँ ऐसे क्षुद्र ग्रह जो पृथ्वी की ओर बढ़ रहे थे, मेटेओराइट्स जो पृथ्वी के कक्षा में आ गए और हमारे एटमॉस्फेयर में हाई वेलोसिटी से आ रहे थे, फ्रिक्शन लेयर के कारण क्या है वहां पे जल गए, मेटियोर, ठीक है। और उसके पश्चात भी जो रिमेनिंग मटेरियल कुछ रह गया जो कि कंप्लीटली जलता नहीं है, वो अर्थ के ऊपर आ गया, उनको हम कहते हैं मेटियोराइट, ठीक है, उल्का पिंड भी इनको हम कहते हैं, ठीक है। और जो 92.8% मेटेओराइट्स होते हैं उनका निर्माण सिलिकेट या पत्थर से होता है, जो कि एक तरह का पत्थर होता है, उससे होता है, और 5.7% इनमें आयरन और निकल पाया जाता है, ठीक है। और जो बाकी रिमेनिंग रहता है उनका निर्माण इन तीनों से होता है। और जो कुछ एक रॉकी मेटेओराइट्स होते हैं या पत्थर से पत्थर नुमा जो मेटेओराइट्स होते हैं, बहुत हार्डेस्ट होता है उनको आइडेंटिफाई करना, क्योंकि वो जो है हमारे धरातल के पत्थरों की तरह ही दिखते हैं, तो आइडेंटिफिकेशन उनकी बहुत टफ होती है। बाकी ये कुछ एक टर्म्स हैं जैसे जो कि हम सोलर सिस्टम जब डिस्कस कर रहे थे तो इन सभी टर्म्स का हमने यूज किया है, और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमें अंडरस्टैंड करना, ताकि हम इजीली मतलब अच्छे से पढ़ सकें इसको और हम कंसेप्ट जो है अच्छे से समझ सकें, ठीक है। जैसे फर्स्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट है, जिसमें क्या होता है कि जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन होती है, ठीक है, अगर सूर्य से आने वाली, साधारण शब्दों में अगर हम कहें तो सूर्य से आने वाली जो रोशनी होती है, ठीक है, वो क्या होती है कि आउटगोइंग फॉर्म में मतलब वापस भी उसको हम भेजते हैं, अर्थ सरफेस से भी वापस वो रिफ्लेक्ट होती है एनर्जी, ठीक है। तो जो कुछ एक जैसे हमारे अर्थ की ही हम बात करते हैं, तो कुछ एक जो गैसेस हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, तो वो क्या करती हैं, जो आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होती है, बहिर्गामी जो दीर्घ विकिरणें जिनको हम कहते हैं वो होती हैं, उनको ट्रैप कर लेते हैं, और जिसके कारण
वहां पे ग्रीन हाउस इफेक्ट बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमने ग्रीन हाउस लगाया होता है, ठीक है, उसमें हम सब्जियां उगाते हैं, तो सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं वो अंदर तो आ जाती हैं इजीली, लेकिन बाहर जाने के लिए वो उस प्लास्टिक से टकराती हैं और बाहर उतनी नहीं जा पाती हैं, तो जिसके कारण यहाँ पे गर्मी क्रिएट होती है, ठीक है। तो उसको कहते हैं हम ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ये जो हमारे एटमॉस्फेयर में भी होता है धरातल पर, ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ही हमारा जो टेम्परेचर है वो मतलब इतना लिवेबल कंडीशन के लिए मतलब सूटेबल रहता है हमारे पृथ्वी के ऊपर। और दूसरा है फोटोन। फोटोन एक तरह का पार्टिकल है लाइट का, जो कि सन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रूप में सूर्य से निकलता है, ठीक है। तीसरा है हमारा रेट्रोग्रेड। रेट्रोग्रेड होता है कि एक जैसे जितने हमारे प्लैनेट्स हैं, जब सभी हमने ग्रहों की बात की तो सभी जो है सूर्य के और चारों ओर चक्कर लगाते हैं, रेवोल्यूशन करते हैं, ठीक है। जैसे रेवोल्यूशन भी नीचे हम डिस्कस कर ही लेते हैं। रेवोल्यूशन जो है एक मतलब रेवोल्यूशन में क्या करते हैं कि हम सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। जैसे ये सन है तो ये सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, रेवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। और रोटेशन क्या होता है कि अगर हम सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं तो यहाँ सीधे ही नहीं घूमते हैं, बल्कि अपने अक्ष पर भी हर एक ग्रह जो है घूमता है, तो अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगाता है उसे हम रोटेशन टाइम कहते हैं, और जो रेवोल्यूशन में लगाता है वो रेवोल्यूशन टाइम कहता है, ठीक है, कहते हैं उसे हम। और रेट्रोग्रेड क्या होता है? अब रेट्रोग्रेड में क्या है कि सभी जो मतलब हमारे ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर इस दिशा में, जैसे हमारी क्लॉक चलती है, ठीक है, ये ऐसे जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। लेकिन जो वीनस है हमारा, वीनस क्या करता है कि वो उल्टी दिशा में चलता है, ठीक है। जो उल्टी दिशा में चलता है उसे हम कहते हैं रेट्रोग्रेड, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा स्टार, ठीक है। स्टार क्या होता है? ग्लोइंग हॉट गैसियस मटेरियल होता है जो कि हमारे स्पेस में होता है, ठीक है। एज द सन रेंजिंग इन साइज, सन भी एक हमारा एक तरह का स्टार है या प्लेनेट है, एंड साइज फ्रॉम दैट ऑफ द प्लेनेट टू लार्जर देन अर्थ्स ऑर्बिट, इट जनरेट्स एनर्जी बाय थर्मोक्यूलर रिएक्शंस। और ये जो है थर्मोक्यूलर रिएक्शन से एनर्जी जनरेट करता है, तो उसको क्या कहते हैं हम, स्टार कहते हैं, ठीक है। और टेरेस्ट्रियल क्या होता है कि जो कि हमारे अर्थ की तरह होता है, जिसकी डेंसिटी और जो कंपोजिशन है, संगठन है, वो हमारे अर्थ की तरह होता है, तो उसको हम टेरेस्ट्रियल कहते हैं। और जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम क्या होता है, अमाउंट ऑफ स्पेस या किसी भी चीज का जो अमाउंट है वो कितना है, उसको हम वॉल्यूम कहते हैं। और ड्वार्फ प्लैनेट क्या है? ड्वार्फ प्लैनेट एक ऐसा आकाशीय पिंड होता है जो कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है और सफिशिएंट जिसके पास मास होता है, ठीक है। लेकिन एक चीज क्या होती है इसमें, हैज नॉट क्लियर द नेबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट, ठीक है, जो कि मतलब नेबरहुड को क्लियर नहीं करता है, उसके पाथ में नहीं आता है। जैसे हमारा ड्वार्फ प्लैनेट है प्लूटो, प्लूटो जो है नेपच्यून के उसमें आ जाता है, ऑर्बिट में आ जाता है, इसीलिए उसको ड्वार्फ प्लैनेट का दर्जा दिया। और प्लैनेट और ड्वार्फ प्लैनेट में डिफरेंस यही है कि इसमें हैज क्लियर्ड द नेबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट, और इसमें हैज नॉट क्लियर्ड द नेबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस यही है। और प्लूटोइड्स क्या होते हैं? ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज जो कि सन के सेमी मेजर एक्सिस पे या ग्रेटर देन दैट ऑफ नेपच्यून, दैट हैव सफिशिएंट मास for their self-gravity to overcome rigid body forces so that they assume a hydrostatic equilibrium near spherical shape में, and that have not cleared the neighborhood around the orbit, ठीक है, जो कि मतलब प्लैनेट्स की तरह ही ये होते हैं, ठीक है, जो कि दूसरे उसका ऑर्बिट जो है क्लियर नहीं करते हैं, ठीक है, उनको हम प्लूटोइड्स कहते हैं, ठीक है। और अगर हम एक्सप्लोरेशन की बात करें सोलर सिस्टम के, तो हमने जैसे मार्स रोवर है फॉर एग्जांपल, तो जैसे क्यूरियोसिटी रोवर था और एंड परसेवरेंस हैज, और जो परसेवरेंस है उन्होंने एक्सप्लोर किया है मार्स के सरफेस को भी, ठीक है, कई सारे टेस्ट कंडक्ट किए हैं वहां पे, और बहुत सारी इमेजेस भी हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर भेजी हैं कि कैसा है वहां पे, प्लेनेट कैसा है, जियोलॉजी कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, और क्या वहां पे लाइफ का पोटेंशियल हो सकता है या नहीं, ठीक है। दूसरा है हमारा स्पेस मिशंस,
ठीक है। स्पेशन मिशन, जैसे हम अपोलो मिशन की बात करते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करते हैं, तो उनके कारण क्या किया है ह्यूमन ने, हमारे अर्थ के बाहर का भी जितना सोलर सिस्टम के बारे में बहुत सारी एक्सप्लोरेशंस की हैं। और तीसरा, हम टेलीस्कोप्स हैं, ऑब्जर्वेटरीज हैं हमारे पास, ठीक है। जैसे हबल स्पेस टेलीस्कोप हमारे पास बहुत अच्छा टेलीस्कोप वो है, स्पेस टेलीस्कोप है, ठीक है। और जैसे चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी है, इनमें बहुत अनप्रेसिडेंटेड व्यू आ जाता है हमारे सोलर सिस्टम का, सोलर सिस्टम के पार का भी, जिनमें हम प्लैनेट्स और जो हमारे एस्टेरॉइड्स हैं, प्लैनेट्स हैं या ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं या हमारे सैटेलाइट्स हैं, उन सभी को ऑब्जर्व कर सकते हैं। और अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करते हैं कि क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए सोलर सिस्टम, तो सोलर सिस्टम हमारे लिए इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम इसमें अपने जो क्या बोलते हैं सोलर सिस्टम की स्टडी करके हम ये भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारा प्लेनेट कैसे बना है, और जो हम जिस अर्थ पे रह रहे हैं, हम जिस प्लेनेट पे रह रहे हैं, वो हमारा किस तरह से बना हुआ है, और मतलब कैसे हमारा लाइफ जो है कैसे इवॉल्व हुई है। तो उसको समझने के लिए हमारे पास सबसे पहले हमें सोलर सिस्टम को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि अर्थ इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। एंड सेकेंड इज प्लानिटरी डिफेंस, ठीक है। जैसे बहुत सारे डेंजरस एस्टेरॉइड्स इम्पैक्ट्स भी हमें देखने को मिलते हैं, या अगर हम बात करते हैं तो हमें ऐसा मानते हैं कि जो पृथ्वी पर पहले जो थे बहुत वो रहते थे, क्या बोलते हैं उनको, एलियन स्पीशीज मतलब रहती थी, डायनासोर्स, ठीक है, डायनासोर्स रहते थे, तो उनका जो खात्मा हुआ था वो भी ऐसा माना जाता है कि एस्टेरॉइड्स अर्थ के साथ टकराए थे, तो तभी उनका मतलब खात्मा हुआ था। तो अगर हम सोलर सिस्टम को अच्छे से पढ़ पाएंगे, तो उसको अच्छे से समझ पाएंगे, तो उससे हम मतलब वो प्रिपेयर कर सकते हैं खुद को कि अगर ऐसे कोई इवेंट होता है या ऐसा कोई डिजास्टर होता है तो किस तरह से हम उससे निपट सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंस्पायरिंग द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। अगर हम सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है, तो हम अपनी आने वाली जनरेशन में भी क्यूरियोसिटी जगा सकते हैं उनमें, और इंस्पायर कर सकते हैं उनके फ्यूचर के पर्सपेक्टिव्स में, ताकि वो साइंटिस्ट बन सकें और एक्सप्लोरर्स बन सकें। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वीडियो को जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच आप शेयर कर सकते हैं उनको शेयर करें। तो धन्यवाद अभी के लिए, और बाकी नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप चैनल में बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।